हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये जो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हैं ये बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं। हम लोग यहाँ पे पाइथन का इस्तेमाल करने वाले हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, आप उन्हें बॉक्सेस की तरह मान सकते हैं जिनके हम लोग अंदर कुछ स्टोर करते हैं। तो अब हम लोग वेरिएबल्स में क्या स्टोर करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, इसीलिए इन दोनों टॉपिक्स को मैंने एक ही वीडियो में रखा है क्योंकि ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर डेटा टाइप्स नहीं होंगे तो वेरिएबल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वेरिएबल्स नहीं होंगे तो डेटा टाइप्स को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत हेडेक होगा। सो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स से कि आखिर उसका इस्तेमाल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्रोग्राम है, काफ़ी छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, ये कुछ नहीं करता, बस 3 लाइनें प्रिंट करता है ये प्रोग्राम। मिल्क इज़ गुड, मिल्क इज़ वेरी स्वीट एंड मिल्क इज़ वेरी टेस्टी, इन 3 लाइनों को प्रिंट करता है। तो अब हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे रन कर दिया है और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क इज़ गुड, मिल्क इज़ वेरी टेस्टी स्वीट और मिल्क इज़ वेरी टेस्टी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो अब अगर मुझे यहाँ पे मिल्क की जगह कुछ और चाहिए होता, ठीक है, जैसे कि मुझे केक चाहिए होता, मैंने यहाँ पे केक लिखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जाना होगा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, मुझे यहाँ पे मिल्क हटाना होगा, मुझे यहाँ पे केक लिखना होगा। उसके बाद मुझे दूसरी लाइन पे जाना होगा, वहाँ से मिल्क हटाना होगा, वहाँ पे केक लिखना होगा। उसके बाद मुझे तीसरी लाइन पे जाना होगा, वहाँ से मिल्क हटाना होगा और वहाँ पे मुझे केक लिखना होगा। ठीक है, और उसे दोबारा से सेव कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसे रन करते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मली रन होता है, यहाँ पे केक लिख के आ जाता है। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से सही है, वैलिड पाइथन कोड है और हमारा यहाँ पे मिल्क की जगह अब यहाँ पे केक हो गया। लेकिन इस तरह सोचिए कि अगर यही प्रोग्राम जो होता वो 3 लाइनों की जगह 3000 लाइन्स का होता या फिर 30,000 लाइन्स का होता, तब आप क्या करते हैं कि आप हर लाइन में जाके जहाँ जहाँ पर भी आपने मिल्क का इस्तेमाल कराया वहाँ पर आ जाके आप केक लिखते मिल्क हटा के। ज़रा सोचिए 30,000 लाइन का प्रोग्राम है, उसके अंदर कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आप कुछ ना कुछ कहीं पर ना कहीं पे मिस कर जाएं और आपको जो पूरा प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाए, वो चले ही ना। और उसे चेंज करने के बाद आपको पता कैसे पड़ेगा कि आपने कहाँ पे मिस कर दिया। ठीक है, उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि 30,000 लाइन्स का ना हो सकता है 3 लाख लाइन्स का हो, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, तो आप हर जगह इस चीज़ को नहीं कर सकते हो कि आप हर जगह जाके मिल्क हटाओ, उसके बाद आप वहाँ पे जाके केक लिखो यहाँ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए बेसिकली डेटा टाइप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास जो भी चीज़ होती है जिसे हम लोग पूरे प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम लोग को उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा कभी ना कहीं किसी वजह से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे सिंपली एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं हम लोग उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एक वेरिएबल बना देता हूँ, डिश नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स एक नाम होता है जिसके अंदर हम लोग चीज़ें स्टोर करते हैं, यानी कि डेटा टाइप स्टोर करते हैं। तो मैंने वेरिएबल का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इक्वल टू ऑपरेटर लगाया। ठीक है, इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि आपके वेरिएबल नेम में को असाइन कर देता है वैल्यू से। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप ये समझ के चलिए कि आपने जैसे वेरिएबल नेम बनाया, उसके बाद आपको इक्वल टू साइन लगाना है, उसके बाद आपको वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ताकि आपको जो वेरिएबल है वो उस वैल्यू को स्टोर कर ले। तो मैंने डिश नाम का वेरिएबल बनाया, उसके बाद अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ केक लिख देते हैं। ठीक है, केक लिख दिया और अब हमारा जो केक है, याद रखिएगा ये चीज़ स्टोर हुई है, ये कोटेशन मार्क स्टोर नहीं हुए हैं। ठीक है, ये कोटेशन मार्क जो है वो पाइथन का तरीका है ये बताने का कि ये जो चीज़ है ये एक स्ट्रिंग है। अगर आपको कोटेशन मार्क भी चाहिए इस स्ट्रिंग के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर आपको कोटेशन मार्क चाहिए, तो आपको एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, जब हम लोग वाकई में स्ट्रिंग्स के बारे में अच्छे से जानेंगे तब हम लोग आपको बताएंगे एस्केप सीक्वेंस या फिर एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में। सो मैंने यहाँ पे डिश नाम का वेरिएबल बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने कोड में आऊँगा और जहाँ जहाँ पर भी मैंने केक का इस्तेमाल करा है मैं वहाँ पर डिश नाम के वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने यहाँ पे करा है केक का इस्तेमाल, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, केक हटाऊँगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं डिश डाल दूँगा। डिश नाम का वेरिएबल मैंने लिखा, याद रखिएगा कोटेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करा है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा और यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे डिश हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है,
प्लस का साइन का क्या मतलब है? बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ कि प्लस का साइन का मतलब है कि यहाँ पे हम लोगों ने डिश के जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस स्ट्रिंग को उसमें जोड़ रहे हैं, ठीक है। और मैं सेम यहाँ पे भी करूँगा, केक यहाँ से हटाया, यहाँ पे हम लोगों ने डिश डाला, वेरिएबल का नाम यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी कि हम लोगों ने केक हटाया, यहाँ पे हम लोग गए, डिश डाला, यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से प्लस कर दिया। अब आप कहोगे कि चेंजेस क्या हुए? लिखना तो हमें अभी भी वहीं पे पड़ा, राइट। हमें तीनों लाइनों में डिश लिखना पड़ा, राइट। चेंजेस क्या हुए? तो चेंजेस बहुत सिंपल से हैं। चेंजेस एक्चुअली बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ठीक है, मैं आपको पहले इसे रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केक लिख के आया है, ना कि डिश, ठीक है। हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने डिश के अंदर केक जो है वो स्टोर करा था, तो यहाँ पे केक लिख के आया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे केक लिख के आया, केक इज़ वेरी गुड, केक इज़ वेरी स्वीट और केक इज़ वेरी टेस्टी, ठीक है। हम लोगों ने एक बार यहाँ पे हर जगह डिश लिखा और ये केक यहाँ पे प्रिंट हो गया, हर जगह यहाँ पे चला गया। अब अगर मान लो कि हमें केक की जगह एप्पल लिखना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे, अब बहुत आसान हो गया चीज़ें, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सिंपली यहाँ पर आएंगे और डिश के अंदर यहाँ पे केक हटा के सिर्फ एक बार एप्पल लिख देंगे, ठीक है। और अब हम लोग इसको दोबारा से रन करते हैं और रन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ जहाँ भी केक था वहाँ पर एप्पल आ गया है। और आप देख सकते हो कि कितना आसान हो गई ये चीज़ें, ठीक है। पहले हमको क्या करना पड़ता? हमको हर जगह जाके वहाँ से पहले उसे हटाना पड़ता जो पहले हम लोगों ने लिखा होता, और उसके बाद हमको एप्पल लिखना होता। यहाँ पे हमें सिर्फ एक बार उस चीज़ को चेंज करना है और वो पूरे कोड में चेंज हो जाएगी। ऊपर से कोई गलती की प्रॉब्लम, कोई गलती होने की दिक्कत भी नहीं रहेगी कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ मिस कर दिया हो, क्योंकि हर जगह वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और वेरिएबल की जगह ये जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारी जो गलतियां हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, कोड को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। और कोड में चेंजेस करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो वेरिएबल्स का कुछ इस तरीके से हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। और वेरिएबल्स जो होते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं होता है कि हमको कौन सी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ कैलकुलेटर बनाया, ठीक है, और यूज़र से आपको वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपको नहीं पता कि यूज़र क्या डालेगा, ठीक है। यूज़र कौन सी वैल्यू देगा, हो सकता है वो आपको 1 दे या फिर हो सकता है वो आपको 8 दे, आपको नहीं पता। तब भी आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो और उन वेरिएबल्स की मदद से आप अपने पूरे कोड को बनाते हो, ठीक है। उस वेरिएबल्स की मदद से आपको जो पूरा कोड है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है बनाना, और उन वेरिएबल्स की बिना, ठीक है, कोड लिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो वेरिएबल जो होते हैं वो एक कोर कॉन्सेप्ट है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे आप जावा इस्तेमाल कर रहे हो, पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप गो इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पे एक कोर कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इन वेरिएबल्स के अंदर जो हम लोग डेटा टाइप स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ये हम लोगों ने स्टोर करा है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली डेटा टाइप्स का मतलब होता है डेटा के टाइप, ठीक है। हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप के डेटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मेन टाइप होते हैं वो होता है नंबर, ठीक है, वो होता है सेंटेंसेस यानी कि स्ट्रिंग्स, और वो होता है बूलियन। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों का मतलब क्या है। मैं पहले ये टर्मिनल विंडो क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। नंबर्स होते हैं बेसिकली 1, ठीक है, -1, और होता है 0.999, और होता है -1.3, 4, 2, 4, 5, 6, 8, 7। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीके होते हैं नंबर्स को वेरिएबल्स में स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है, उसके लिए आपको लैंग्वेज के बारे में जानना ज़रूरी होता है। लेकिन जो डेटा टाइप्स होते हैं वो हर लैंग्वेज में सेम होते हैं। नंबर्स हर लैंग्वेज में हैं, ठीक है। -1 है, 1 है, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डेसिमल के नंबर्स हैं, ये सब हर जगह सेम होते हैं, ठीक है। इनको स्टोर करने का तरीका चेंज हो जाता है लेकिन नंबर सेम रहते हैं, डेटा टाइप हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने, जब हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो हम लोग पढ़ते थे कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, फिर डेसिमल नंबर्स होते हैं, और फिर जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं फिर हम लोग को पता पड़ता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, क्वाटर्नियल नंबर्स भी होते हैं,
क्वाटर्नियन नंबर्स या फिर क्वाटर्नेनियन, ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे टाइप के नंबर्स होते ही सब नंबर्स ही हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिकली इनका जो यूज़ होता है उस हिसाब से हम लोग इसको एक हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमको आसानी से पता चले कि हम लोग किस टाइप के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से और इनफाइनाइट तक चलते हैं। जो होल नंबर होते हैं वो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये दोनों। इंटीजर्स में हम लोगों को पता है कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। डेसिमल में हम लोगों को पता है कि कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं, पॉइंट वाले नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको पता है कि फिर वहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का काम है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने नंबर्स को कुछ इसी तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो इंटीजर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और फ्लोट होते हैं और डबल होते हैं, ठीक है। फ्लोट और डबल जो है वो बेसिकली सेम होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि जो फ्लोट होता है, ठीक है, उसमें 15 डेसिमल पॉइंट तक आप लिख सकते हो, और जो डबल होता है उसमें आप 30 डेसिमल पॉइंट तक लिख सकते हो। तो बेसिकली रेंज जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप बड़ा नंबर लिख सकते हो डबल वेरिएबल में, और आप छोटा नंबर लिखते हो थोड़ा फ्लोट वेरिएबल में। इंटीजर्स में आप नॉर्मली वही -1 1 बिना डेसिमल के जो नंबर होते हैं वो आप लिखते हो, ठीक है। तो ये 3 होते हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। पाइथन में बहुत आसान होता है वेरिएबल लिखना, ठीक है। अगर आपको पाइथन में वेरिएबल लिखना है नंबर के लिए, ठीक है, तो आपको बहुत आसान है। आप कोई भी वेरिएबल नाम लिख दो, जैसे नंबर 1 नंबर लिख देते हैं, ठीक है। नंबर इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। आप चाहो तो -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 0.009 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो -9.88 भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी नंबर लिख सकते हो, वो आराम से स्टोर हो जाएगा। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर इंटीजर है या फिर डेसिमल है, ठीक है। ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अलग लैंग्वेजेस होती हैं, जो कि दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें आपको ये ज़रूर बताने की ज़रूरत होती है कि आपने जो नंबर लिखा है वो इंटीजर है या फिर वो फ्लोट है या फिर वो डबल है, ठीक है। पाइथन में बहुत आसान होता है, पाइथन में आपको ज़रूरत नहीं होती है ये बताने की कि ये इंटीजर है या फिर ये डबल है या फिर ये फ्लोट है। हम लोग देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ये फ्लोट है, ठीक है, और क्योंकि ये नेगेटिव में और डेसिमल पॉइंट है इसमें, और ये 15 डेसिमल पॉइंट से कम है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फ्लोट है, ठीक है। लेकिन हमको पाइथन में बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने आपको भला ये क्यों बताया कि ये इंटीजर्स और फ्लोट और ये डबल के बारे में क्यों बताया? बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम लोगों को पाइथन लैंग्वेज में कई बार क्या होता है कि नंबर मिलता है, हमें उसे कन्वर्ट करना होता है स्ट्रिंग में, या फिर स्ट्रिंग मिलती है, हमें उसे कन्वर्ट करना होता है नंबर में। तो तब हम लोग कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और वो हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ये सोच के कि हम लोगों को जो नंबर मिलेगा वो फ्लोट होगा या फिर डबल होगा या फिर इंटीजर होगा। मैं आपको बताऊँगा ये प्रिंट करके कि आखिर ये कैसे होता है। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि नंबर आपको अगर वेरिएबल में बनाना है तो बहुत आसान है। आपको बस अपना नंबर वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। आपका वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने नंबर लिखा है, आप लिख सकते हो ए लिख सकते हो, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू -9.88, और आपको बस इक्वल टू लगा के अपना जो भी आपको नंबर जो है स्टोर करना है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, बहुत आसान है। सो अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स है हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप। सो स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। स्ट्रिंग की जो स्पेलिंग है वो ये है, ठीक है। हम लोग इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो होता है वो बेसिकली प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम में हम लोगों को बहुत बार प्लेन टेक्स्ट की इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर लिखा है ये प्लेन टेक्स्ट, ये है प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। सेंटेंसेस, ओके, कुछ भी लिखा हुआ नॉर्मल लैंग्वेज में उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रिंग, ये है ये भी है स्ट्रिंग, ठीक है। वो होती है स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ तक कि ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का मतलब होता है नॉर्मल टेक्स्ट। हो सकता है वो आप एक लेटर लिख रहे हो या फिर हो सकता है कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो स्ट्रिंग में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल टेक्स्ट को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। उसे स्टोर करने का तरीका क्या होता है? वेल, आपको बस एक वेरिएबल नेम लिखना होता है, जैसे कि मैं लिख दूँ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस मैंने एक वेरिएबल नेम लिया, उसके अंदर अब हम लोग कोटेशन मार्क के अंदर, ठीक है, हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम लोग को लिखना है जैसे कि दिस इज़ ए स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ये सेंटेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है।
कोटेशन मार्क का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? वेल, कोटेशन मार्क का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग बता सकें कि अंदर जो हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, अंदर जो हम लोगों ने ये लिखा है दिस इज स्ट्रिंग, ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग कोटेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग कोटेशन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बेसिकली हो सकता है कि एक वेरिएबल का नाम हो स्ट्रिंग, या फिर हो सकता है कि दिस जो है वो एक वेरिएबल का नाम हो। और यूजुअली कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं जो कि हम लोगों को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए पाइथन में एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे कि इज हो गया। बेसिकली कोटेशन मार्क का मतलब होता है कि ये अंदर जो कुछ भी है वो एक स्ट्रिंग है, उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करे पाइथन, ठीक है। और अगर आपने कोटेशन मार्क हटा दिए तो बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कंपाइलर के लिए, तो एरर्स आते हैं, ठीक है। तो आप इसे स्ट्रिंग को इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, राइट? तो जैसे कि आप एक प्रोग्राम देखते हो, जैसे कि हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड देखा है, ठीक है, यही एक प्रोग्राम है, हम लोग इसको ले लेते हैं। आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे कुछ मेन्यू बार हैं, ठीक है, यहाँ पे विंडो लिखा है, टर्मिनल लिखा है, यहाँ पे रन लिखा है। ये जो लिखी हुई चीज़ है ये क्या है? ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, ठीक है। आप इस तरीके से स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। एक जो यूज़र होता है उसे आप कमांड लाइन के ज़रिए आप नहीं कहोगे कि आप कमांड लाइन पे जाओ, वहाँ से आप कुछ एग्जीक्यूट करो। आप लोग क्या करोगे, आप ऑप्शन दे दोगे और उन ऑप्शंस को आप डिस्क्राइब करने के लिए वहाँ पे कुछ लिखोगे, ठीक है। जैसे टर्मिनल आपको ओपन करना हो तो आप यहाँ पे VS कोड वालों ने यहाँ पे टर्मिनल लिख दिया, ये एक स्ट्रिंग है। विंडो के बारे में आपको जानना हो तो ऑप्शन है, तो यहाँ पे विंडो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। बहुत तरीके हैं इस्तेमाल करने के, बहुत ज़्यादा तरीके, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है ये। वो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप का प्रोग्राम बना रहे हो। जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरा डेटा टाइप है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। बूलियन डेटा टाइप का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। पाइथन में ट्रू और फॉल्स होता है, दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रू और फॉल्स होता है। सो बूलियन का है, ठीक है। इसका भी बहुत आसान सा तरीका है, हम लोग कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जैसे कि इज़ हेल्पफुल, ठीक है, इज़ हेल्पफुल। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रू लिख सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो ही वैल्यू होती हैं बूलियन के लिए। तो अब आप कहोगे कि इसका मतलब क्या हुआ, क्या इस्तेमाल होता है? सो बेसिकली गाइज इसका इस्तेमाल जो होता है वो लूप्स के अंदर होता है, वो कंडीशंस के अंदर होता है, काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो बूलियन जो एक वेरिएबल है वो हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग जान सकें, ठीक है, ये अपने एक प्रोग्राम की जो कंडीशन है वो हम लोग जान सकें। थोड़ा सा एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर हम लोग इसकी बात कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि ये एक स्विच की तरह है, ठीक है। अगर हम लोग कहेंगे कि ये ट्रू है, अगर हम लोग कहेंगे कि ये ट्रू है, और तो हम लोग इस वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं एक लूप के अंदर कि जब तक ये वेरिएबल जो ट्रू है तब तक हम लोग उसे रन करें उस लूप को, और जैसे ये फॉल्स हो जाए, ठीक है, जैसे ये फॉल्स हो जाए उस लूप को हम लोग ब्रेक कर दें और उस लूप के अंदर बाहर आ जाए हम लोग। फॉल्स कैसे होगा? बहुत सिंपल सी चीज़ें, हम लोग रीअसाइन कर देंगे इसे। सो बेसिकली गाइस ये जो बूलियन डेटा टाइप है, ठीक है, इसका जो मेन यूज़ होता है वो बेसिकली एक ऑन ऑफ स्विच की तरह होता है, ठीक है। अब आप कहोगे ऑन ऑफ स्विच की तरह कैसे होता है, तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कोड कैसे लिख रहे हो, ठीक है, आप इसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, इसे समझने के लिए हमें बेसिकली एग्जांपल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर ये बूलियन जो डेटा टाइप है इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो हम लोग इसके एग्जांपल जो है वो अगले वीडियोज़ में देखेंगे, जब हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसी कोर्स में अगले वीडियो या अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है वेरिएबल्स के बारे में जो कि आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। सो सपोज़ करो इन चीज़ों का मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे ऊपर डिश लिखा है और यहाँ पे एप्पल लिखा है, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पे एक और प्रिंट लाइन लिख देते हैं, प्रिंट डिश, ठीक है, डिश प्लस इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं इज़ नॉट ए फ्रूट। कोई भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यही स्ट्रिंग लिखो, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ डिश इक्वल्स टू टोमेटो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने
ये चेंज कर दिया है, डिश को एप्पल से टोमेटो कर दिया है। और अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसे रन करा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है एप्पल एप्पल, ठीक है, दूसरी लाइन पे भी एप्पल लिखा है, तीसरी लाइन पे भी एप्पल लिखा है, लेकिन चौथी लाइन पर टोमेटो लिखा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? वेल, पहली चीज़ कि आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, आपने उसे यहाँ पर असाइन करा, ठीक है, तो वेरिएबल जो है वो एप्पल हो गया। ठीक है, उसमें एप्पल की जो एप्पल एक स्टोर हो गया वेरिएबल में, एप्पल स्ट्रिंग। आपने उसे यहाँ पर जब आप लाए तो आपने उसको रीअसाइन कर दिया। ठीक है, रीअसाइन का मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू है, उसमें जो वैल्यू स्टोर है, उसे चेंज कर देना किसी और चीज़ से। ठीक है, रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने एप्पल को टोमेटो से रिप्लेस कर दिया, और इसलिए अब इसके बाद का जो भी कोड होगा उसके लिए जो डिश है, ठीक है, जो डिश वेरिएबल है उसमें एप्पल नहीं, उसमें टोमेटो है। ठीक है, लेकिन इससे पहले का जितना भी कोड है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो डिश है उसके अंदर एप्पल स्टोर है। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह पर डिश की जगह एप्पल लिख के आया था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ तीनों लाइनों पे एप्पल लिखा हुआ था। ठीक है, और जो चौथी लाइन थी वहाँ पर लिखा हुआ था टोमेटो, क्योंकि वो जो चौथी लाइन थी वो हम लोगों ने तब लिखी थी जब हम लोगों ने इसे रीअसाइन कर दिया था। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ पर चीज़ों को रीअसाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप कहाँ पे अपने वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे रिप्लेस कर रहे हैं या फिर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद का जो भी कोड होगा उसके लिए वेरिएबल की नई वैल्यू जो होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके पहले का जो कोड होगा, जैसे कि ये है, यहाँ पे वेरिएबल की पुरानी वैल्यू, ठीक है, इसका इस्तेमाल करा जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं ऑलमोस्ट भूल गया था आपको बताना, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली पाइथन में तो आप नॉर्मली कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं कि आर वेरिएबल बनाएं, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 या फिर 10.3 या फिर -1 9, ऐसा कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज जो होती हैं वहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, कि बताना पड़ता है कि आप जो नंबर लिख रहे हो वो है क्या। ठीक है, तो आपको पहले INT लिख के फिर आपको वेरिएबल लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे उस वेरिएबल को लिखना पड़ता है। अगर आप कोई डेसिमल नंबर लिख रहे हो तो हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में आपको फ्लोट लिखना पड़े, उसके बाद अपना वेरिएबल का नाम लिखना पड़े। ठीक है, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू लिख सकते हो, जैसे कि 0.99, या फिर हो सकता है कि आपने लिखा 10.44, या फिर हो सकता है आपने वैल्यू दी -9.45। ठीक है, वहाँ पर आपको एक्चुअली बताना पड़ता है कि आप जो वेरिएबल स्टोर कर रहे हो, जो डेटा स्टोर कर रहे हो उस वेरिएबल में, वो किस टाइप का डेटा है। ठीक है, वो किस टाइप का डेटा है, वहाँ उन लैंग्वेज में आपको ये बताना पड़ता है। और वो लैंग्वेज हैं जैसे कि पाइथन में तो आपको नहीं बताना पड़ता, लेकिन जावा में आपको बताना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में आपको बताना पड़ता है, और मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट में नहीं बताना पड़ता, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन जावा में तो आपको बताना पड़ता है, सी में बताना पड़ता है, C++ में भी बताना पड़ता है आपको। ठीक है, और ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप जो नंबर स्टोर करने वाले हो अपने वेरिएबल में, ठीक है, आखिर उसका टाइप क्या है। ठीक है, वो किस टाइप का वेरिएबल, वो इंटीजर है, ठीक है, वो फ्लोट है, और वो डबल है, वो आखिर किस टाइप का वेरिएबल है, वो आपको एक्सप्लिसिटली वहाँ पे बताना पड़ता है कि हाँ इस टाइप का है। और अगर आपने वहाँ पे लिखा कि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर है, ठीक है, और आपने यहाँ पे लिख दिया -9.44 या फिर 33, तो वो क्या करेगा, वो आपको एरर दे देगा कि आपने इंटीजर टाइप की वेरिएबल में, ठीक है, इंटीजर वाले वेरिएबल में आपने एक पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करी, क्योंकि पॉइंट वाले जितने भी नंबर होते हैं वो आपको फ्लोट में स्टोर करने होते हैं वहाँ पे। ठीक है, पाइथन में ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि पाइथन में आपको सिंपली क्या करना होता है, अपना वेरिएबल का नाम लिखना होता है, आपको बताना नहीं होता कि आपका इंटीजर वेरिएबल होगा या फिर क्या होगा, और आपको बस सीधे लिखना होता है, नंबर लिखना होता है। ठीक है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर 1.3 हो सकता है, या फिर -8.43 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, और आपको ये भी बताना पड़ता है दूसरी लैंग्वेजेस में कि स्ट्रिंग आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप स्ट्रिंग लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे वेरिएबल का नाम, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे स्ट्रिंग, दिस इज़ ए स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से वहाँ पे लिखोगे, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा उन दूसरी लैंग्वेजेस में कि आप स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर कर रहे हो, या फिर आप कोई इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर रहे हो, या फिर आप कोई फ्लोट डेटा टाइप स्टोर कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये पाइथन में नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी लैंग्वेजेस में हैं। ठीक है,
और इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा कि मैं आपको बताऊं कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती हैं, ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करूँ, ठीक है, इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा। हालांकि आपको पाइथन में इसकी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारा ज़्यादातर काम आसान कर देती है पाइथन, ठीक है, टाइप कास्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेजेस में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पर यूजुअली वेरिएबल बनाते समय बताना पड़ता है कि आप कौन सा डेटा टाइप जो है उस वेरिएबल में स्टोर करने वाले हो, ठीक है। और अगर आप उस डेटा टाइप का नाम नहीं जानते हो तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है गूगल सर्च करना पड़ता है वहाँ पे, क्योंकि बिना डेटा टाइप के नाम के वहाँ पे जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, यहाँ पर आप वेरिएबल बना ही नहीं सकते, ठीक है। पाइथन में बहुत आसान रहता है। तो खैर, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि हम लोग स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, आपको हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, इसके काफ़ी सारे फंक्शंस देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे, और कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, ठीक है, और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा, ये डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स का जो वीडियो था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।